नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया तो किसके द्वारा दिया गया, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठें क्योंकि प्रश्नों से संबंधित जो फैक्ट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो साथ साथ में आप उनको नोट करते हुए चलें और परीक्षा से पहले उन नोट्स से आपको काफी मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न में आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय उन्होंने पूछा है। संप्रत्यय का अर्थ होता है सिद्धांत, तो सामूहिक अचेतन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया ये उन्होंने पूछा है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया कार्ल युंग के द्वारा। ठीक है, कार्ल युंग, कहीं कहीं पे से जुंग लिखा रहता है तो जुंग दिया हो ऑप्शन में या युंग दिया हो, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, कार्ल युंग। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में एक अचेतन हिस्सा होता है जिसमें उसके पूर्वजों द्वारा विचार, भावनाएं, रीति रिवाज, कर्मकांड, ज्ञान अनुवांशिक रूप से विरासत में मिले होते हैं जो सभी संस्कृतियों में सामूहिक रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए हमारे मस्तिष्क में एक अचेतन हिस्सा होता है जिसमें हमें जो स्मृति मिली होती है, मेमोरी मिली होती है, वो हमारे पूर्वज से मिली होती है। ठीक है, उसमें हमारे रीति रिवाज होते हैं और पुराने विचार होते हैं, हमारी संस्कृति संबंधित विचार होते हैं। इसे कहते हैं सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय। किसने दिया था? कार्ल युंग ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इरोस शब्द संबंधित है। अब देखिए इरोस और थानाटोस, ठीक है, थानाटोस को थैनरोस भी बोल देते हैं कहीं कहीं, तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं? फ्राइड द्वारा। ठीक है, फ्राइड द्वारा। अब इरोस और थानाटोस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे इरोस के बारे में पूछा उन्होंने, तो इरोस में होगा जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, जीने की मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से या जीने की मूल प्रवृत्ति से, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए जीने की मूल प्रवृत्ति से कैसे? जैसे मान लो कोई भी जीव है तो अपने जीवन के लिए प्रयत्न करता है, जैसे उसे भूख लगेगी वो पानी पिएगा। ठीक है, अगर उसको कोई लगता है कि यहाँ पर खतरा है तो वहां से भाग जाएगा और अपने जीवन का बचाव करेगा। इसे कहते हैं जीने की मूल प्रवृत्ति या जीवन की मूल प्रवृत्ति, और इसको कहते हैं इरोस। ठीक है, किसने दिया था इसको? फ्राइड ने दिया था। इसी तरह से होता थानाटोस, थानाटोस को थैनरोस भी कहते हैं। ठीक है, ये होती है इसका उल्टा, मरण की मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इसमें क्या होता है? मरने की मूल प्रवृत्ति होती है ऐसा व्यक्ति जो मौत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो मरने के लिए खुद तैयार रहता है और दूसरों को भी मरने के लिए उकसाता है, उसे कहते हैं थानाटोस। ठीक है, तो यहां पर अगर उन्होंने थानाटोस पूछा होता तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन इरोस पूछा है उन्होंने तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अहम निर्देशित होता है। ठीक है, अब देखिए अहम, इदम और पराहम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं फ्राइड के द्वारा, ये भी फ्राइड के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं तीनों को। कौन? इदम और अहम और पराहम। इदम, अहम और पराहम को, इदम को कहते हैं अंग्रेजी में इड, अहम को कहते हैं ईगो और पराहम को कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है, बारी बारी से इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इदम के बारे में। ठीक है, इदम जिसको अंग्रेजी में इड कहते हैं, तो ये क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि है क्या चीज। ठीक है, फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 हिस्से बताए हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 हिस्से बताए हैं। कौन कौन से? इदम, अहम और पराहम। तो इदम होता है मनुष्य के व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो स्वार्थी होता है, वह जीवन का आनंद लेना चाहता है, वह चाहता है जो उसे चाहिए वो पल भर में मिल जाए, यह समाज के नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं करता, यह जन्मजात होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इदम या इड। ठीक है, कौन सा क्या होता है? स्वार्थी होता है और हर चीज को तुरंत पाना चाहता है और जीवन का आनंद लेना चाहता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है अहम, जिसको ईगो कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये क्या होता है? अहम होता है व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो जीवन में लाभ हानि को देखते हुए कार्य करता है, यह वास्तविकता के ज्यादा करीब होता है। ठीक है, अहम के कारण जो व्यक्ति काम करता है वो क्या होता है? वो वास्तविकता के ज्यादा नजदीक होता है और लाभ हानि को देखते हुए कार्य करता है। वो देख लेता है कि इस कार्य करने में मुझे हानि होगी या लाभ होगा। ठीक है, ये हुआ अहम या ईगो। अब आता तीसरे नंबर पर पराहम, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, यह सामाजिक अनुबंध
और नैतिक मूल्यों से बंधा होता है। ठीक है, अब जो परा अहम है यानी कि सुपर ईगो, वो परवाह करता है समाज की, कि समाज क्या कहेगा, अगर मैं ये कार्य करूंगा तो समाज क्या कहेगा। ठीक है, वो वास्तविकता से थोड़ा हट जाता है, वो अपना नुकसान फायदा नहीं देखता है। ठीक है, वो समाज से डरता है और नैतिकता से बंधा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं परा अहम यानी कि सुपर ईगो। अब मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे इदम, अहम और परा अहम। अहम जो होता है वास्तविकता के करीब होता है, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दिया जाए तो प्राणी में क्या होगा। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है। तो इसमें क्या होगा, उसे भूख लगनी बंद हो जाएगी। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, भूख में कमी हो जाती है। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, बुद्धि परीक्षण के टेस्ट में जो प्राप्त अंक हैं 75, यानी कि आईक्यू लेवल उन्होंने बता दिया है 75। ठीक है, और वास्तविक आयु है उसकी 16 वर्ष। तो उन्होंने पूछा है मानसिक आयु, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में रख के आप मानसिक आयु आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं वो क्या होता है। तो देखिए, आईक्यू जो होती है वो मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु हमें निकालनी है और वास्तविक आयु की जगह रखना है आपको 16, आईक्यू के स्थान पर रखना है आपको 75। ठीक है, और इसको जो कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। ठीक है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति के बारे में उन्होंने पूछा है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक चिंताग्रस्त विकृति है जिसमें व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसके अलावा उसके व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये है क्या, ये चिंता विकृति है। ठीक है, यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। मनोग्रसित बाध्यता विकृति क्या होती है, चिंता विकृति। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, अब देखिए इसमें सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसने दिया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टॉरेंस द्वारा किया गया। यह एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के नए मूल विचारों को उत्पन्न करने, समस्याओं को हल करने और लीक से हटकर सोचने की क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, यानी कि मनुष्य की क्रिएटिविटी को नापने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। जैसा इसमें दिया हुआ है सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, नई नई चीज बनाना, लीक से हटकर सोचना, नए नए प्रयोग करना। ठीक है, नई नई चीजों का निर्माण करना। ठीक है, इसे बोलते हैं सृजनात्मक। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, टॉरेंस के द्वारा। पर आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं तो इनको आप देख लेना, टॉरेंस के द्वारा दिया गया था। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। थार्नडाइक का जो प्रयोग है वो कैसा था। थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उस बॉक्स के बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया। बॉक्स को खोलने के लिए बिल्ली ने अनेकों अनेक प्रयास किए लेकिन वह असफल रही, जिससे उन्होंने पहला सिद्धांत दिया, उसे कहते हैं त्रुटि का सिद्धांत, जिसके अनुसार प्राणी सीखने के लिए बार बार गलती करता है और जिसे त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बिल्ली उसको बार बार खोलने का प्रयास कर रही थी लेकिन असफल हो रही थी, और लेकिन वो नए नए तरीके अपना रही थी। एक बार उसने क्या कर दिया, उसको खोल दिया। ठीक है, और वो खुल गया। कैसे, उसके अंदर एक लीवर था, बिल्ली ने जैसे इस लीवर को दबाया तो वो खुल गया बॉक्स। ठीक है, तो इसका एक सिद्धांत दिया उन्होंने, त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि जो मनुष्य या प्राणी कोई भी बार बार गलती करता है और गलती करते करते वो सीख जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं त्रुटि का सिद्धांत। अब थार्नडाइक बिल्ली को बार बार बॉक्स में बंद कर देते और बाहर खाना रख देते थे। अब बिल्ली लीवर को दबाती और बाहर निकलकर खाने तक पहुंच जाती। इससे उन्होंने प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव के नियम के अनुसार संतुष्टिदायक परिणाम वाले व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। यानी कि वह व्यवहार जो बार बार दोहराया जाएगा जिससे रिजल्ट आपको सुखद और सकारात्मक मिले। मान लो आपने कोई कार्य किया,
आपने कोई व्यवहार किया और उससे आपको जो रिजल्ट मिले वो अच्छे मिले, ठीक है, सुखद मिले, तो क्या करोगे, आप उस व्यवहार को बार बार दोहराओगे। तो कुल मिलाकर जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक हैं, ठीक है, व्यवहार से संबंधित हैं। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसके साथ में मैंने आपको दो चीजें और बता दी, त्रुटि का सिद्धांत और प्रभाव का नियम, ठीक है। किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। सीखने का वक्र मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब जैसे देखिए, इस तरह का एक ग्राफ है जिसमें जो एक्स एक्सिस है ये वाला, इस पर हम रखेंगे अभ्यास को, ठीक है, और ये वाला जो वाई एक्सिस है इस पर रखेंगे जो उसे प्राप्त हो रहा है, जो सीख रहा है, ठीक है, रिजल्ट, इस पर वाई एक्सिस पे रखा। तो सीखने का वक्र इस तरह से आता है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे ही वैसे सीखेंगे भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन देखो, इसके साथ में एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, अगर ये वक्र इस तरह से आने लग जाए ऊपर से इस तरह से, ठीक है, तो इसे कहते हैं सीखने में पठार, ठीक है। सीखने में पठार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि सीखने में पठार क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा बार बार प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन वो सीखना उसने बंद कर दिया है, यानी कि वो सीख नहीं रहा। यहाँ पर आप देखें जो उसकी उन्नति है वो बिल्कुल नील हो गई है, ठीक है, नया नहीं सीख रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर वक्र अब सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस समय होगा सीखने में पठार, इसको कहते हैं सीखने में पठार, यानी काफी प्रयास के बाद भी बच्चा या कोई व्यक्ति नहीं सीख पा रहा है, उसे कहते हैं सीखने में पठार, ठीक है। तो सीखने के वक्र क्या होते हैं, सीखने की प्रगति के सूचक। यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति समाज से सीखता है, ठीक है, व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है, सामाजिक लोगों को देखकर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है, उसे कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था, ठीक है। उसके साथ में, उनके साथ देखो, इसका जो प्रस्ताव दिया था बंडूरा ने दिया था, लेकिन उनके साथ में थे वाल्टर भी, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अकेला अल्बर्ट बंडूरा ही आए तो ऑप्शन वहां पर वो सही होगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अब देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस परीक्षण के बारे में हम जान लेते हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण, ठीक है, क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति को मिरर के सामने बैठाकर उससे ड्राइंग बनवाई जाती है, ठीक है, लेकिन उसको अपनी ड्राइंग की तरफ नहीं देखना है, उसको मिरर में देखना है, ठीक है, मिरर में देख के जब ड्राइंग बनानी है, ठीक है, इसको कहते हैं मिरर ड्राइंग परीक्षण। और इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, वो किसके मापने के लिए होता है? अधिगम के मापने के लिए। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यहां पर अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। अब देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में उन्होंने पूछा है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, आप जानते होंगे, सांख्यिकी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, ये तीनों क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसमें जो दिया हुआ है माध्यिका दिया हुआ है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अब देखिए, यहाँ पर चार टेस्ट दिए हुए हैं, चार परीक्षण दिए हुए हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है इसमें टेट। टेट को कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसके द्वारा दिया गया था? ये मॉर्गन और मरे के द्वारा दिया गया था 1930 में। इसमें व्यक्ति को चित्र दिखाकर उसे कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है, टेट में। किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन और मरे के। कई बार पूछा है, बार बार पूछा है, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है। इसे बोलते हैं TAT, टेट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को चित्र दिखाए जाते हैं जो अस्पष्ट होते हैं, और उससे पूछा जाता है कि इसके बारे में कोई कहानी बनाओ, तो वो कहानी सुनाता है, ठीक है, ये हो गया आपका टेट। दूसरे नंबर पर आता है 16PF, ठीक है, यह है एक प्रश्नावली आधारित व्यक्तित्व परीक्षण है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं किसी व्यक्ति से, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को मापता है, और यह व्यक्तित्व का सीधा आकलन करता है, ठीक है, सीधा सीधा पता चल जाएगा। मान लीजिए 100 प्रश्न आए और उसने 95 उसमें से सही कर दिए, तो उसमें तो सीधे सीधे उसके क्षमता का पता चल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका 16PF, ठीक। और तीसरा है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति को बादल का आकार दिखाकर कल्पना से कुछ बताने के लिए कहा जाता है, ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट में। और पहले वाले में चित्र दिखाकर उससे कहानी सुनाने के लिए बोला गया था। एक जैसे ही लग रहे होंगे दोनों। तीसरा है ड्रॉ ए मैन टेस्ट। इसमें क्या होता है? किसी बच्चे या किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए बोला जाता है,
उससे उसकी मानसिक अवस्था का पता चल जाएगा। देखो आप इसमें देखिए, सिर्फ जो 16 पीएफ है उसमें प्रश्न दिए, फिर से उसने हल कर दिए, उसमें रिजल्ट बिल्कुल हमें सीधे सीधे मिल गए, बाकी में रिजल्ट हमें सीधे नहीं मिले। तो इसमें 16 पीएफ सबसे अलग होगा। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, ठीक है, कौन है? तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही होगा, हैवी घष्ट। ठीक है, हैवी घष्ट होंगे विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह प्रत्यय किसने दिया था? हैवी घष्ट ने। ठीक है, इसके अनुसार विकासात्मक कार्य का उदय मनुष्य जीवन में तब होता है जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, उनका कहने का मतलब यह है कि विकासात्मक कार्य का उदय जब होगा जब उसका सामाजिक क्षेत्र यानी बड़ा समाज होगा, बड़े ज्यादा लोगों से मिलेगा। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र उसका बड़ा होगा। ठीक है, ज्यादा लोगों से मिले घुलेगा, ठीक है, ज्यादा सीखेगा तो ज्यादा विकास होगा उसका। ठीक है, ये कहा था हैवी घष्ट ने। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।